जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली कैपिटल से सीधे युआनो सिटी पहुंच गया, जहां पर उसे पता चलता है कि जैंग की बॉडी पर किसी इवल सोल ने कब्जा किया है। तो हानली ने उस बंदे के साथ फाइट की, मगर वो हानली को अपना ट्रेजर देने के लिए तैयार हो गया था ताकि बदले में हानली उसे बख्श दे। मगर ट्रेजर तो बस एक बहाना था। उसने हानली को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मेंटिस डीमन थी। तो हानली उससे जान छुड़ाकर जैसे तैसे वापिस भाग निकला और वापिस आते ही उसने उस बंदे पर जानलेवा अटैक कर दिए। लेकिन फिर अपने आखिरी वक्त में उस बंदे ने अपनी रियल पहचान और ट्रेजर के बारे में हानली को बता दिया और फिर उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद हानली अपने दोस्त जैंग को लेकर येलो मैपल वैली वापिस आ जाता है। मगर यहाँ उसे पता चला कि बैटल में उसके फैक्शन की हार हो चुकी है और अब इन्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो है सुप्रीम एल्डर लिनहो। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें येलो मैपल वैली का अपॉर्चुनिटी हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग पहुँच गए थे और इन्हें सुप्रीम एल्डर लिनहो की आवाज सुनाई दी। हानली देखता है कि उस जगह पर ढेर सारे ट्रैकिंग लैम्प्स मौजूद हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे उस सबके सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर थे, यानी कि येलो मैपल वैली के सभी पावरफुल लोग इसी हॉल में मौजूद हैं। अब हानली ने वहाँ जाते ही अपनी मास्टर ली हुआ को भी ग्रीट किया। वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उनसे कह रहा था कि मास्टर आप तो महफूज हो। सच बताओ तो मुझे आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिस पर मास्टर लिहुआ भी अपनी माइंड पावर का यूज करके उससे कहने लगे कि बच्चे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इतने आसानी से तो तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। और हाँ, यहाँ पर मैंने बड़ी मशक्कत के बाद तुम्हारे लिए जगह बनाई है ताकि तुम इस जंग में सरवाइव कर पाओ, इसलिए इस मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने देना। अब अपॉर्चुनिटी हॉल का डोर बंद होते ही सुप्रीम एल्डर लिनहो इनसे कहने लगे कि यहाँ पर सब अपने ही लोग हैं, इसलिए मैं भी घुमा फिरा की बात नहीं करूँगा। दरअसल हमारे कई सारे कल्टिवेटर्स मारे जा चुके हैं और अब 6 डेविल डाउ सेक्ट की आर्मी सीधे हमारी येलो मैपल वैली की तरफ आगे बढ़ रही। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो अगर तुम लोग उनके साथ फाइट करोगे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला और इस बार तो हमारे पास ना ही कोई उम्मीद है। ये सुनकर तो बेचारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए, जो देखकर मास्टर ली हुआ सुप्रीम एल्डर से कहने लगे कि मास्टर पता नहीं आप बार बार इन बच्चों को क्यों डरा रही हो, रुकिए मैं ही इन्हें हैंडल करता हूँ। जिसके बाद मास्टर ली हुआ इन डिसाइपल से कहने लगे कि तुम सभी लोग हमारे येलो मैपल वैली का भविष्य हो। थोड़ी देर पहले सुप्रीम एल्डर ने कुछ लोगों को वॉइस मैसेज से यहाँ बुलाया ताकि हम सभी गद्दारों को साइड में हटा पाए। अब यहाँ पर हम अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक बंदा तुरंत ही ली हुआ से पूछने लगा कि सीनियर प्लीज आप ही बताएं हमने अब क्या करना चाहिए। तो रेडविस पैट्रियर्क बताने लगी कि हमारे सुप्रीम एल्डर ने 9 किंगडम अलायंस से ऑलरेडी कांटेक्ट किया है और वो लोग हमें कुछ समय तक शेल्टर देने के लिए भी राजी हो गए। अब जल्दी मास्टर ली हुआ और मैं आप लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में सेफ जगह लेके जाएंगे। मगर हानली को पता था कि इस दुनिया में कोई भी चीज कभी फ्री में नहीं मिलती। 9 किंगडम अलायंस ही चैरिटी तो नहीं करने वाली, उन्हें भी जरूर से कुछ रिटर्न में चाहिए होगा। और उसी वक्त सुप्रीम एल्डर इन सभी के हाथों पर एक डिवाइस लगा देते हैं। वो कहने लगे कि मैंने तुम पर ट्रैकिंग डिवाइस सेटअप किया, साथ ही इसमें मैंने वॉइस ट्रांसमिशन को भी ऐड कर दिया है, जिसके चलते तुम लोग लगभग 100 मीलों तक इस डिवाइस का यूज करके एक दूसरे से बात कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर काफी सारे ट्रैकिंग लैम्प्स हैं। जब तक ये लैम्प्स जल रहे हैं तब तक मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता रहेगा। तो अब तुम सभी लोग हमारी वैली छोड़कर भागने वाले हो, मगर ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए तुम सभी को काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस पर एक बंदा कहता है सुप्रीम एल्डर अगर हम पर दुश्मनों ने अटैक किया तो हम उनके साथ अपनी जान की बाजी लगाकर मुकाबला करेंगे, किसी भी कीमत पर हमारी येलो मैपल वैली का नाम बदनाम नहीं होगा। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हो देखो तो कौन बात कर रहा, अबे बेवकूफ तू अपनी जान बचाकर भाग रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी येलो मैपल वैली भी डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो भला उसकी परवाह क्यों करने की। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स हंसने लगे। अब सुप्रीम एल्डर इन सभी को अपनी पैकिंग करने भेज देते हैं। हानली को तो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा गड़बड़ महसूस हो रही थी, मगर मास्टर ली हुआ की वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब सभी डिसाइपल्स के वहाँ से जाने के बाद रेड विस्क और मास्टर ली हुआ भी प्रिपरेशन करने चले गए। वही दूसरी तरफ 6 डेविल डाउ सेक्ट की आर्मी येलो मैपल वैली की टेरिटरी में पहुंच गई थी, मगर वांगचान के चेहरे पर अभी भी कोई खुशी नजर नहीं आती। तो जोंगो से चीरअप करने के लिए बताने लगा कि 7 ग्रेट सेक्ट की तो वाट लग गई है। मास्क मून सेक्ट ने खुद को सिक्योर करते हुए वो सबसे अलग हो गए। वहीं पर क्लियर वर्ड सेक्ट तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही येलो मैपल वैली भी हमारे सामने हार गई और स्पिरिचुअल बेस माउंटेन सेक्ट आपके साथ मिल चुका है। अब बाकी बचे 3 सेक्ट वो तो ज्यादा दिनों तक हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। बस अब कुछ ही दिनों के बाद आप जू कंट्री को हमेशा के लिए यूनाइट करोगे। इतना सब कुछ बताने के बाद भी वांगचान
वांगचन के चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं आती। तो जोंगू कहते हैं शायद आप उस ली फेयू की वजह से परेशान हो। तभी वांगचन गुस्से में कहने लगा कि उस कमबख्त बंदे का नाम ली फेयू नहीं बल्कि हान ली है। साथ ही साथ उसने येलो मैपल वैली के डिसाइपल्स का सीक्रेट स्क्रॉल भी जोंगू को दिखा दिया जिसमें हान ली का फोटो था। वांगचन कहता है कि मैं खुद ही इस बंदे को दबोचना चाहता हूँ, मगर वो बुढ़ा डीमन युनलो इतना बेसब्रा है कि क्या ही बताऊं। उसने होंगफेन और कुलाओ को ऑलरेडी उनके पीछे भेज दिया है। मैं जानता हूँ कि दोनों उस हानली के बच्चे को आसानी से मार देंगे, लेकिन मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उस कुत्ते को अपने हाथों से मारने का मौका नहीं मिलेगा। चलो अब मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्यों ना येलो मैपल वैली को आग लगाकर यहाँ थोड़ी सी गर्मी पैदा की जाए। वही दूसरी तरफ हानली ने अपनी केव को सील करके वो येलो मैपल वैली को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि अब वो दोबारा से यहाँ कब वापिस आ पाएगा। और तभी उसे रेड विस्क का पैगाम मिलता है। वो बताने लगी कि डीमन सेक की आर्मी हमारी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ चुकी है, तो हमें अब जल्दी से निकलना होगा। तो हानली तुरंत ही अपनी विंड बोट में सवार होकर अपॉर्चुनिटी हॉल के सामने पहुँच गया। साथ ही वो जाते ही रेड विस्क को जैंग के साथ भी इंट्रोड्यूस करता है। वो कहने लगा कि ये मेरा सर्वेंट है, तो मैं इसे भी मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ, जिसके लिए रेड विस्क भी अग्री हो गई। मगर हानली देखता है कि वहाँ पर तो मास्टर ली हुआ मौजूद ही नहीं है। तो रेड विस्क उसे बताती है कि मास्टर ली हुआ दूसरे ग्रुप को फॉलो करेंगे। अगर हम एक साथ एक बड़े ग्रुप में जाएंगे तो दुश्मनों का ध्यान हम पर जा सकता है। अब रेड विस्क उन सभी डिसाइपल्स को बताने लगी कि ये जर्नी मुश्किलों से भरी होने वाली है। अगर गलती से भी हमारा डीमन आर्मी से आमना सामना हुआ तो हमें उनके साथ फाइट नहीं करनी है, बस हमारे डिसाइडेड लोकेशन पर पहुंचना ही हमारी प्रायोरिटी होगी। अब वहाँ पर एक फ्लाइंग कैरेज आ जाती है जिसमें सवार होकर इन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर के दौरान रेड विस्क हानली को बताती है कि स्पिरिचुअल बीस्ट ने हमारे साथ धोखेबाजी की। अगर हमें पता होता कि वो लोग दुश्मनों के साथ मिले हैं तो शायद इस जंग में हमारी जीत हो सकती थी। जिस पर हानली कहते हैं सीनियर मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पता कर लिया था कि स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के लोग डीमन सेक के लिए काम करते हैं। साथ ही मैंने सेक लीडर जोंग को भी इसकी खबर दी थी। इतना ही नहीं, मैंने तो मास्टर ली हुआ को भी वार्निंग का मैसेज भेजा। क्या आप लोगों को मेरा पैगाम मिला नहीं था? जिस पर रेड विस्क पैट्रियार्क जवाब देते हुए कहने लगी कि हमें तुम्हारा कोई पैगाम नहीं मिला। तो हानली भी समझ गया कि शायद उस मैसेज को किसी ने डिस्ट्रॉय किया होगा। वो कहता है खैर जो हो गया सो हो गया, अब हम कहानी को बदल नहीं सकते। जिस पर रेड विस्क कहती है हानली वाकई तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे मास्टर ली हुआ तुमसे इतना प्यार करते हैं। काश मेरी डोंगशान भी तुम्हारे जैसी होती, मगर वो लड़की तो काफी ज्यादा जिद्दी निकली, पता नहीं वो फिलहाल किस हालत में होगी। तभी हानली कहते हैं सीनियर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। अगर हम पर डीमन आर्मी ने अटैक कर दिया तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? तो रेड विस्क हानली को एक मैजिक ट्रेजर शो करती है जिसका नाम था स्टोम बैनर। ये ट्रेजर इस जहाज को पूरी तरह से इनविजिबल बना सकता था। वही दूसरी तरफ मास्टर ली हुआ अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट पर सवार होकर वैली में पहुंच गए। वहां जाते ही उन्हें सीनियर वान से पता चला कि सीनियर रेड विस्क को कुछ डिसाइपल्स को लेकर आगे भेज दिया गया है और ये ऑर्डर स्पेशली सुप्रीम एल्डर ने दिया था। मगर सीनियर ली हुआ काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो सीनियर वान ही से कहते हैं कि तुम डिसाइपल्स को लेकर आगे निकल जाओ, रास्ते में हमारी मुलाकात होगी। जिसके बाद मास्टर ली हुआ सीधे सुप्रीम एल्डर लिनहो से मिलने चले गए। वहाँ पर लिनहो उन्हें अपनी स्पेशल चाय पिलाना चाहते थे, मगर मास्टर ली हुआ कहते कि मेरे पास चाय पीने के लिए वक्त नहीं है। और उसी वक्त उनकी नजर एक पंखुड़ी पर गई, जिसे देखते ही मास्टर ली हुआ काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो सुप्रीम एल्डर लिनहो से पूछने लगे कि क्या वो बंदा यहाँ आया था? जिस पर लिनहो कहते कि ली हुआ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। वल ये दोनों किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब मास्टर ली हुआ गुस्से में वहाँ से जा ही रहे थे कि तब एल्डर लिनहो उनसे कहने लगे कि जब तुमने इसे ज्वाइन किया था उसी वक्त मैंने तुम्हें एक सबक सिखाया था कि कल्टीवेशन की पाथ पर हमें अपने डिजायर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि कब हमने आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। तो मास्टर ली हुआ कहते हाँ मुझे ये सारी बातें याद है और आपने मुझे ये भी सिखाया था कि अगर आप अपने दिल की भी ना कर पाओ तो फिर इमॉर्टलिटी हासिल करने का कोई फायदा नहीं। जिस पर लिनहो कहते अब तो तुम इमोशनल हो रहे हो, तुम्हें ये सारी बातें अपने दिल पर हावी करने की जरूरत नहीं है, तुम इस मैटर में दखल ना ही दो तो बेहतर होगा। जिस पर मास्टर ली हुआ कहने लगे कि आपने हमारे सिख को बचाने के लिए दुश्मनों से डील की है और कल्टीवेशन की दुनिया में हमें कभी कभार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, शायद इसी वजह से आप एक सुप्रीम एल्डर बन पाए। मगर मैं आपकी जितनी ऊंचाइयों को छूना नहीं चाहता। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा ईमान, जिसे मैं किसी भी कीमत पर बेचूंगा नहीं। उनकी बातें सुनकर सुप्रीम एल्डर कहने लगे कि ली हुआ मैं जानता हूँ तुम मुझे ताने मार रहे हो। तो ली हुआ ने उन्हें क्लियरली बता दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं कि बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या रेड विस्क पैट्रियार्क और मेरे डिसाइपल हानली को पता है कि आज उनके साथ
क्या होगा। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये सुप्रीम एल्डर को समझ नहीं आ रहा था। वो कहते ना फिलहाल तो उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। तो मास्टर लियो कहते ठीक है, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। अगर रेड विस्क आपकी डील के लिए एग्री हो गई तो मैं हानली को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। आज के बाद आप कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर लिनहुआ उन पर भड़क गए। वो लिहुआ को रोकने की कोशिश करते हैं मगर लिहुआ उनकी एक नहीं सुनते। उन्होंने सुप्रीम एल्डर के खिलाफ जाने का फैसला लिया था जिस पर वो कायम रहेंगे। वही दूसरी तरफ हानली को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खामोशी है जो कि बिल्कुल ही फेक लग रही थी। यही सेम फीलिंग रेड विस्क को भी आने लगी। तो सभी डिसाइपल्स को केयरफुल रहने के लिए बता देती है और तभी इनकी बोट पर डिमोनिक सेक्ट की स्पेशल फायर टेक्निक से अटैक हो गया। इस अटैक में येलो मैपल वैली के कई सारे डिसाइपल्स मारे गए थे। तो रेड विस्क ने तुरंत ही उस कैरेज के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना ली। साथ ही सभी डिसाइपल्स अपनी पावर्स का यूज करते हुए शील्ड को प्रोटेक्ट करने लगे। मगर डिमोनिक सेक्ट के मुसलसल अटैक के सामने ये लोग कमजोर पड़ गए। अब थोड़ी ही देर में अटैक्स के बंद होती रेड विस्क ने सभी डिसाइपल्स को वहाँ से स्प्लिट होकर भागने की ऑर्डर दी। मगर तभी वो देखते ही कि उनकी कैरेज को तो डिमोनिक सेक्ट ने चारों ओर से घेर लिया है। वेल इस आर्मी को लीड कर रहे थे होंगफेन और कुलाऊ। होंगफेन हंसते हुए कुलाऊ को बताने लगी कि शायद यही रेड विस्क पैट्रियार्क है। मुझे तो लगा था कि ये काफी ज्यादा खूबसूरत होगी मगर ये तो ना ही खूबसूरत है और ना ही जवान। पता नहीं हमारे पैट्रियार्क युनलो इस पे इतना क्यों मरते हैं। उन्हें तो इससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल सकती है मगर उनकी सुई तो इसी बुढ़िया पर अटकी हुई है। जो सुनते ही रेड विस्क ने उस पर तुरंत ही अटैक कर दिया मगर कुलाऊ उसे डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि तुम तो हद से ज्यादा बदतमीज हो। हम तुमसे आराम से बात कर रहे हैं और तुम हो कि हमारे खिलाफ किलिंग मूव का यूज कर रही। इधर हानली समझ गया था कि ये दोनों भी कोर फॉर्मेशन स्टेज के पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि अगर वो चाहे तो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इधर रेड विस्क को कुलाऊ की बॉडी पर एल्डर फुयुन का सेंट महसूस हो रहा था, इसलिए वो कुलाऊ से पूछती कि बताओ तुमने एल्डर फुयुन के साथ क्या किया। तो कुलाऊ ने एल्डर फुयुन का स्पिरिचुअल ब्रश देकर बताने लगा कि वो बंदा मेरे हाथों मारा गया है लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसका ये ट्रेजर अपने पास नहीं रखना चाहता। तो रेड विस्क तुरंत ही उस ब्रश को रिस्पेक्ट देकर अपने स्टोरेज बैग में रख देती है। अब वो कह रही थी कि तुम लोग बेवजह हमारा रास्ता रोक रहे हो, मुझे इन डिसाइपल्स को यहाँ से दूर ले जाना है तो जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। जो सुनते ही होंगफेन जोर से हंसते हुए कुलाऊ से कहती कि मेरी जानी इस औरत को तो पता ही नहीं हम यहाँ पर आए क्यों हैं। जिसके बाद वो पैट्रियार्क को बताती कि तुम्हारे कल्टीवेटर्स तो बस तमाशा देखेंगे, हमारा रियल टारगेट तो तुम हो। साथ ही साथ कुलाऊ भी रेड विस्क से कहने लगा कि हमारे पैट्रियार्क युनलो ने तुम्हें इनवाइट किया है तो प्लीज हमारे साथ चलो। और रही बात इन डिसाइपल्स की तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर जंग हो रही है तो हम इन डिसाइपल्स को जिंदा नहीं रख सकते। जो सुनते रेड विस्क इनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अपने डिवाइस के जरिए सभी डिसाइपल्स को इन्फॉर्म किया था कि मौका मिलते ही यहाँ से भाग निकलो, हम थोड़ी देर में हमारे डिसाइडेड लोकेशन पर मिल जाएंगे। अब होंगफेन ने तुरंत रेड विस्क पर अटैक कर दिया जिसे वो एक शील्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देती है। तब तक ये सभी डिसाइपल्स वहाँ से भाग निकले जिनमें हानली भी शामिल था। मीनवाइल डिमोनिक कल्टीवेटर्स अपनी फायर टेक्निक का यूज करके इन पर अटैक करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कुलाऊ पैट्रियार्क के साथ भिड़ जाता है तो पैट्रियार्क ने उससे बचने के लिए कई सारे फॉर्मेशंस बना लिए लेकिन कुलाऊ ने उन्हें ब्रेक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ होंगफेन अपनी इवल स्मोक का यूज करते हुए कई सारे स्कल बनाकर डिसाइपल्स को निगलने लगी। इधर रेड विस्क अपने 5 थंडर विप को समन कर चुकी थी। उन्होंने इसके एक ही ब्लो में कुलाऊ को पटक दिया मगर कुलाऊ दोबारा से वापिस आ जाता है। हालांकि रेड विस्क उसे जकड़कर एक बार फिर से उस पर थंडर से अटैक करने लगी जिसे कुलाऊ काफी ज्यादा भड़क जाता है। अब उसने भी अपनी इवल एनर्जी से पैट्रियार्क का सामना करना शुरू कर दिया। मीनवाइल पैट्रियार्क अपनी स्लैश अटैक का यूज करती है मगर थोड़ी देर में कुलाऊ उन पर भारी पड़ जाता है। तभी होंगफेन वहाँ आकर रेड विस्क से कहने लगी कि अरे रे तुम तो कोर फॉर्मेशन पर हो के भी कमजोर हो, चलो अब जल्दी से हमें हरा दो वरना तो मैं तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को खा लूंगी। वही दूसरी तरफ हानली डेमोनिक कल्टीवेटर्स पर अटैक करते हुए भाग रहा था मगर उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। इधर रेड विस्क ने अपने थंडर विप से कुलाऊ को जकड़कर थंडर फिलाई से उस पर जोरदार हमला कर दिया जिससे वो बंदा घायल होकर नीचे गिरने लगता है। जो देख होंगफेन ने अपनी तलवार समन करते हुए रेड विस्क पर अटैक कर दिया मगर पैट्रियार्क उसे डॉज करते हुए होंगफेन पर ही पीछे से अटैक कर देती है। पैट्रियार्क को लग रहा था कि अब ये जंग खत्म हो गई मगर उसी वक्त उन्हें कुलाऊ की आवाज आती है। वो कह रहा था कि तुम तो वाकई एक जीनियस हो, अब तो मुझे मेरा आखिरी पैतरा अपनाना होगा। जिसके बाद पैट्रियार्क के सामने एक बहुत ही विशाल स्कारलेट स्पिरिचुअल पपेट आ जाता है। वहीं पर होंगफेन अपने आशिक को बता रही थी कि बस इसका थोबड़ा उतना अच्छा रखना, बाकी मैं चाहती हूँ कि तुम इसके हाथ पाँव तोड़ दो। जिसके बाद तुरंत ही डिसाइपल्स के पीछे चली गई। इधर वो पपेट पैट्रियार्क पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो वो साइड में हटते हुए अपने कैरेज से उस पपेट पर काउंटर अटैक कर देती है। वो कैरेज उसे काफी पीछे ढकेल रही थी मगर थोड़ी देर में वो पपेट
अपने कंट्रोल को वापस से गेन करते हुए इस जहाज को ब्रेक कर देता है। ये सब देखकर तो हानली को पैट्रियार्क की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, मगर वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। साथ ही साथ डिमोनिक कल्टीवेटर्स हाथ धो के उनके पीछे पड़े हुए थे, तो हानली उन पर एनर्जी ब्लास्ट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा। इधर पैट्रियार्क उस पपेट के सारे अटैक को डॉज करते हुए कूलाओ पर हमला कर देती है। इनफैक्ट उन्होंने 1000 सोर्ड फॉर्मेशन भी बना लिया था, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल है। कूलाओ तो पैट्रियार्क की पावर्स देखकर ही हैरान हो गया। हालांकि उसकी शील्ड और पपेट की मदद से पैट्रियार्क उसे मार नहीं पा रही थी, तो पैट्रियार्क ने कई सारी चेन्स को समन करते हुए इस पपेट को जकड़ लिया। इधर हॉन्गफिन ने हानली के साथ भाग रहे ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था, जिसके चलते हानली को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस ईवल औरत के सामने टिक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पैट्रियार्क ने कूलाओ के पपेट के साथ साथ उसे भी बांध दिया है। उनके थंडर अटैक की वजह से वो घायल हो गया था, और उसी वक्त हानली को पैट्रियार्क का मैसेज मिलता है। वो कह रही थी कि मैं बस यहाँ तक ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं अब इन दोनों को यहाँ पर होल्ड करूंगी, तब तक तुम जितनों को भी बचा पाओ उतना काफी है। बस अब कभी दोबारा से येलो मैपल वैली मत जाना। तो हानली भी भारी दिल से अपने 4-5 डिसाइपल्स को लेकर वहाँ से भाग निकला, मगर हॉन्गफिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने और कुछ कल्टीवेटर्स इनके पीछे लगा दिए। इधर हानली अपने साथ कुछ डिसाइपल्स लेकर उसी लोकेशन पर पहुँच गया था जहाँ पर एल्डर लिंगहू ने इन्हें जाने के लिए बोला है। हानली सोच रहा था कि हम इतनी खामोशी से अपनी बोट से गुजर रहे थे, मगर फिर भी डिमोनिक सेक्ट ने हमें ट्रेस कर लिया, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और तब एक बंदा आकर हानली को थैंक्स बोलने लगा, क्योंकि हानली की वजह से ये गिने चुने लोग जिंदा बचे थे। मगर तभी इन पर अचानक से अटैक होना शुरू हो गए, जिसमें वो बंदा वहीं पर खत्म हो चुका था। साथ ही साथ इन सभी लोगों को डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर हानली का शक अब काफी ज्यादा पुख्ता हो गया था कि जरूर से किसी ने इनके साथ धोखेबाजी की है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत लगाकर इनका मुकाबला करो। तो ये लोग उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के अटैक को काउंटर करते हुए उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। मगर वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने वहाँ पर 1000 फॉर्मेशन बनाकर इन्हें करारा जवाब दिया। तो हानली उसे रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लगा, मगर उसे पता था कि उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी जाया करने का कोई फायदा नहीं था। तो जल्दी से अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगा, मगर वो सभी डिसाइपल उस सोर्ड अटैक में मारे गए। इधर हानली और ज़ैंगुन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, मीनवाइल उनकी बोट भी डैमेज हो जाती है, जिसके चलते वो दोनों नीचे पटक गए। अब हानली एक शील्ड बनाकर खुद को बचाने लगा, मगर थोड़ी देर में वो भी कमजोर पड़ गया था। वहीं पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने अपनी पावर्स को कंबाइन करके उस पर अटैक करने की कोशिश की। वो फायरबॉल अब बड़ी तेजी से हानली की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर उसी वक्त हानली की मास्टर ली हुआ कि वहाँ पर एंट्री हो गई। उन्होंने बस एक ही सेकंड में उन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें भी निपटा दिया, जिसके बाद वो हानली को अपने पास बुला लेते हैं। हानली भी अपने मास्टर ली हुआ को सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब मास्टर ली हुआ उससे रेड विस्प, पैट्रियार्क और बाकी के डिसाइपल्स के बारे में पूछने लगे, तो हानली उन्हें बता देता है कि हम पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स का अटैक हुआ था, वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए पैट्रियार्क ने अकेले ही उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने हमें वहाँ से भागने का हुक्म दिया था। मास्टर ली हुआ तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो हानली के हवाले स्पिरिचुअल स्टोन और ट्रेजर की बैग कर उसे बताने लगे कि ये तुम्हें अपने सीनियर सॉन्गमिंग और जोंग को देना है, और हाँ, इसमें से कुछ हिस्सा तुम्हारा भी है। साथ ही साथ उन्होंने एक जेड स्क्रॉल भी सिर्फ हानली को गिफ्ट किया था, जिसमें मास्टर ली हुआ की लाइफ के अभी तक के सारे एक्सपीरियंस लिखे हुए थे। साथ ही इसमें ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और बीस्ट की भी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि हानली को आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगी। वो कहते, हानली जब तुम अपनी कोर को फॉर्म करोगे तब ये बुक जरूर पढ़ना, ये तुम्हारे काफी काम आएगा। मगर हानली को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि सीनियर, ये स्टोरेज बैग आप अपने हाथों से सीनियर्स को दे देना। दरअसल हानली समझ गया था कि मास्टर ली हुआ उससे अलविदा बोल रहे हैं, और वो नहीं चाहते थे कि हानली को इसके बारे में पता चले। मगर हानली काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए मास्टर ली हुआ को उसे और ज्यादा कन्विंस करना पड़ा। वो कहते, बच्चे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? अरे मैं तो बस तुम्हें ट्रैवलिंग का खर्चा दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं वापिस आऊंगा। भाई इतनी जल्दी तो तुम्हारा अपने मास्टर से पीछा नहीं छूटने वाला। देखो अब आगे की बैटल कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोगों में होने वाली है, जिसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को ढूंढकर अंडरग्राउंड हो जाओ। बस एक बार तुम जू कंट्री से बाहर चले गए, फिर डिमोनिक कल्टीवेटर्स तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और फिर मैं भी पैट्रियार्क को लेकर तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा, इसलिए तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। जिस पर हानली कहते, मास्टर क्या आपका पैट्रियार्क के पास वापिस जाना जरूरी है? दरअसल उन लोगों के पास पैट्रियार्क को मारने के लिए कई सारे चांस थे, मगर फिर भी उन लोगों ने उन पर जानलेवा अटैक नहीं किया, वो तो बस उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ चले, और अगर फिर भी आपको उनकी मदद करने जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं
चाहता। ये सुनकर तो मास्टर ली हुआ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये दोनों भी मास्टर और डिसाइपल एक दूसरे की हद से ज्यादा फिक्र करते थे। तो मास्टर कहते कि ना तुम मेरे साथ नहीं आओगे, हानली तुम काफी स्मार्ट बंदे हो, तुम अपने पावर्स को हाइड करना भी जानते हो और आगे चलकर तुम कल्टीवेशन में मुझसे भी आगे जाने वाले हो। ये बात मैं तुम्हें लिख के भी दे सकता हूँ। और सच बताओ तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैट्रियार्क को अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। दरअसल मैं अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट रखना नहीं चाहता। अगर आज मैं पैट्रियार्क को बचाने नहीं गया तो इस बात का मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा। तो हानली समझ गया कि वो चाहकर भी मास्टर को रोक नहीं सकता, इसलिए वो इमोशनल होकर उन्हें ग्रीट करता है। साथ ही साथ मास्टर ली हुआ ने हानली के हाथ पर लगा हुआ ट्रैकिंग डिवाइस भी हटा दिया ताकि अब कोई भी उसे ट्रेस न कर पाए। वो हानली से कहती जाओ और मन लगाकर कल्टीवेट करना। मैं तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया मगर तुम ये मेरे लिए जरूर करोगे। जिसके बाद वो हानली से अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर पैट्रियार्क ने अपनी थंडर चेन्स में उस पपेट को जकड़ा हुआ था, तो हॉन्गफिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उसे ब्रेक करने लगी, जिसके चलते पैट्रियार्क की पकड़ छूट जाती है। साथ ही साथ उस पपेट ने भी खुद को पूरी तरह से आजाद कर दिया था। अब वो पपेट, हॉन्गफिन और कुलाओ ये तीनों मिलकर पैट्रियार्क पर अटैक कर देते हैं। इन तीनों के अटैक्स को एक साथ ही डॉज करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। मगर उसी वक्त वहाँ पर एंट्री हुई मास्टर ली हुआ की। उन्होंने आते ही अपने पाइथन की मदद से उस पपेट के हाथ को दबोच कर उसे पीछे ढकेल दिया। साथ ही साथ वो पाइथन पैट्रियार्क के आसपास गोल गोल घूमते हुए हॉन्गफिन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मास्टर ली हुआ की कूल अंदाज में एंट्री देखकर तो कुलाओ को टेंशन आ गया। उसी वक्त हॉन्गफिन के इशारे पर उनके कल्टीवेटर्स ने मास्टर ली हुआ के पाइथन पर हजारों तलवारों से हमले करना शुरू कर दिए। इधर पैट्रियार्क मास्टर ली हुआ से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या हानली की तुमसे मुलाकात हुई थी। जिस पर ली हुआ कहते कि अरे आप उस हानली का बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि हानली इतनी जल्दी मरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। जो सुनकर ही पैट्रियार्क की हंसी छूट गई। उतने में ही वो पपेट पाइथन पर मुसलसल पंचेस हिट करना शुरू कर देता है, मगर ली हुआ का पाइथन इतना कमजोर नहीं जो आसानी से बिखर जाए। वहीं पर मास्टर ली हुआ पैट्रियार्क को एक स्पिरिचुअल पिल दे देते हैं ताकि वो अपनी इंजुरीज को हील कर पाए। उस पिल को देखते ही पैट्रियार्क कहने लगी कि शायद ये तुमने अपने दोस्त वांग से खरीदी होगी। क्या तुम्हें याद है इसी पिल की कीमत को लेकर तुम दोनों में लड़ाई हुई थी? तो कहते हाँ ना, वो बंदा हमेशा मुझे चूना लगाता है। सच बताओ तो इस पिल को खाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं कोई दवाई नहीं बल्कि पैसे खा रहा हूँ। ये सुनकर तो पैट्रियार्क काफी ज्यादा हंसने लगती है। मास्टर ली हुआ कि वहाँ आने से वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। अब इन दोनों ने जल्दी से उन पिल्स को कंज्यूम किया, जिससे इनकी पावर्स काफी हद तक बढ़ गई थी। जिसके बाद ये दोनों भी अपने ओपोनेंट के सामने आ गए। मास्टर ली हुआ कह रहे थे कि तुम इतने सारे होकर भी मेरी सीनियर को हरा नहीं पाए, इससे तो ये बात साबित होती है कि तुम सब के सब लूजर हो। वहीं पर हॉन्गफिन कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम इसका साथ देने यहाँ चले आए, अब तो तुम्हें खत्म करके मुझे और ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हॉन्गफिन ने उन पर अपनी स्कल से अटैक कर दिया, मगर ली हुआ उस पर अपनी थंडर की बारिश करते हुए उसे घायल कर देती है। जिसके बाद पैट्रियार्क हॉन्गफिन का मुकाबला करने चली गई। वहीं पर मास्टर ली हुआ अपनी पाइथन की मदद से कुलाओ के पपेट को जकड़कर उसे बुरी तरह से ब्रेक करने लगे। वहीं पर डिमोनिक कल्टीवेटर उस पाइथन को हटाने के लिए उस पर कई सारे हमले किए जा रहे थे, मगर वो पाइथन उस पपेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इधर पैट्रियार्क ने हॉन्गफिन पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जो देखकर तो बंदी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वहीं पर मास्टर ली हुआ ने 1000 सोर्ड फॉर्मेशन बनाकर कुलाओ पर सोर्ड की बारिश कर दी, जिसे वो बंदा शील्ड बनाते हुए डॉज करने लगता है। मीनवाइल मास्टर ली हुआ ने वहाँ मौजूद डिमोनिक कल्टीवेटर्स को ब्लास्ट करते हुए सीधे कुलाओ पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी फ्लाइंग सोर्ड कुलाओ पर पूरी तरह से भारी पड़ गई थी। यहाँ पर हम फॉर द फर्स्ट टाइम मास्टर ली हुआ की बेहतरीन पावर्स को विटनेस कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉन्गफिन भागते हुए पैट्रियार्क को अपने पीछे ले जाने लगी, मगर उन्होंने समय रहते उसे विप से पकड़कर सीधे चट्टानों पर पटक दिया। उस थंडर विप के अटैक से हॉन्गफिन बुरी तरह से तड़पने लगती है। इधर मास्टर ली हुआ का स्पिरिचुअल पाइथन उस पपेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर वो पपेट तुरंत ही उसके मुंह पर एक पंच मार के उसे दूर ढकेल देता है। इधर कुलाओ भी मास्टर ली हुआ से मार खा के थक गया था। वो कहता है ली हुआ मैंने कभी तेरा जिक्र भी नहीं सुना था, मगर तू तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। जिस पर मास्टर ली हुआ जवाब देते हुए कहने लगे कि मुझे खुद की तारीफें करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं कभी शो ऑफ करता हूँ। तभी हॉन्गफिन कुलाओ से कहने लगी कि मेरी जान प्लीज उस बुढ़ी को खत्म करने में मेरी मदद करो, वरना पूरी जिंदगी तुम्हें अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। जिस पर कुलाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि जाने मन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि हम में से किसकी मौत होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी तुम्हारी मांग सुनी होने वाली है, क्योंकि ये ली हुआ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब मास्टर ली हुआ और कुलाओ एक बार फिर से भिड़ जाते हैं और उसी वक्त उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। दरअसल डिमोनिक आर्मी ने
येलो मैपल वैली के डिफेंस फॉर्मेशन पर चारों ओर से हमले करना शुरू कर दिए थे। इन मुसलसल हमलों के चलते येलो मैपल वैली का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया था और ये सब देखने के बाद तो ली हुआ को काफी ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि इसी सेक में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। अब हमें कुछ और कैरेजेस दिखाई गई जो कि येलो मैपल वैली के बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। इसमें से एक कैरेज पर तो खुद सुप्रीम एल्डर लिंगहू सवार थे। उन्होंने येलो मैपल वैली पर अटैक होने से पहले उसे छोड़ दिया था और तभी उनकी नजर पड़ी एक कल्टीवेटर पर जिसके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। तो लिंगहू जल्दी से वहीं पर छुप गए। वेल इस एल्डर का नाम है जियांग जिली। वो बस चुपचाप से इन कैरेजेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। इधर एल्डर लिंगहू कहते कि बाप रे, इस बंदे की ऑरा तो बड़ी ही खौफनाक है, साथ ही इसने तो मेरे ही सेक का यूनिफॉर्म पहना है, मगर मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं। लगता है कि इसने कई सालों तक कल्टीवेट करके खुद को इस काबिल बनाया है। आगे चलकर ये बंदा मुझे येलो मैपल वैली की डिस्ट्रक्शन के लिए जरूर से पनिश करेगा। मैं तो बस चाहता हूँ कि रेड विश करो शातिर बच्चा, क्या नाम था उसका? अरे हाँ, हानली। तुम लोग बस अपनी जान बचाकर भाग निकलो। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस वक्त ही खराब चल रहा था। अब जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे उतने ही ज्यादा साल जिंदा रहोगे। खैर अब मैंने भी जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। वही दूसरी तरफ हमें डीमन सेक की कई सारे बैटल शिप दिखाई गई, जिसमें से एक पर डीमन पैट्रियार्क यूनलो भी सवार था। वो डोंगशन से कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मैंने येलो मैपल वैली के लोगों को भागने का मौका दिया था, मगर तुम तो अभी भी मुझसे नाराज हो। जिस पर डोंगशन कहती कि आपने उन पर स्नेक अटैक करवाए जिसमें कई सारे डिसाइपल्स तो मारे गए। अब कभी भी येलो मैपल वैली दोबारा से फ्लरिश नहीं करेगी। जिस पर वांगचन कह रहा था कि वैसे भी येलो मैपल वैली का खुद का कोई वजूद नहीं था और ऐसी चीजें एक ना एक दिन जरूर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ यूनलो को बधाई भी देने लगा। वो कह रहा था कि पैट्रियार्क, फाइनली आपने येलो मैपल वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ आपको थोड़ी देर में एक और गुड न्यूज भी मिल जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि कूला और हांगफिन अपने दिए हुए मिशन को पूरा करेंगे। तो डीमन यूनलो कहता है कि वांगचन प्लीज मुझे मस्का मत मारो। मैं जानता हूँ कि तुम उस बंदे हानली को खत्म करना चाहते हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो हानली हमारे हाथ से जिंदा बच के नहीं जा सकता। जिसके बाद ये लोग सीधे कुला और हांगफिन की तरफ निकल पड़े। इधर मास्टर ली हुआ ने अपने और पैट्रियार्क के आसपास एक शील्ड बना ली थी। वो कहते सीनियर आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हो, इसलिए बस थोड़ा सा आराम कीजिए और फिर हम दोनों एक साथ मिलकर इन पर अटैक करेंगे। इधर कुलाओ ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपनी कल्टीवेटर्स की मदद से इन लोगों पर हमले करने लगा, लेकिन इनका पाइथन उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ मास्टर ली हुआ ने पैट्रियार्क को बता दिया कि यूनलो और सुप्रीम एल्डर मिले हुए थे। उन्होंने हम पर ये ट्रैकिंग डिवाइस हमें बचाने के लिए नहीं लगाए थे, बल्कि ये तो हमें दुश्मनों के हवाले करने लगवाए थे। मैंने तो हानली का डिवाइस डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो लोग अब हानली तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। पैट्रियार्क को तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि सुप्रीम एल्डर ने उन्हें धोखा दिया। मगर वो कहती कि शायद एल्डर ने मेरे बदले हमारे कई सारे डिसाइपल्स को बचाने की कोशिश की होगी। अब उन्हें मायूस होता हुआ देखकर मास्टर ली हुआ उन्हें चीयर अप करते हुए पुराने दिनों को याद करते हैं। वो कह रही थी सीनियर, क्या आपको याद है एक बार हमने क्लियर वर्ड सेक्ट में घुसकर स्पिरिचुअल हर्ब्स चुराए थे? तब उन लोगों ने हमें ऐसे ही घेर कर हम पर कई सारे अटैक किए थे। ये सुनकर पैट्रियार्क को हंसी आने लगी। वो कहती हाँ, उस वक्त हमारे साथ तो हमारा पुराना दोस्त वांग भी था। हमने क्लियर वर्ड सेक्ट के हर्ब्स के साथ साथ उनका रिफाइनिंग पॉट भी चुरा लिया था। बेचारे एल्डर फुइन को तो उस पॉट से इतना ज्यादा प्यार था कि उसकी चोरी होते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने तो कुछ अफवाहें ऐसी भी सुनी कि फुइन उस पॉट की याद में पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए हैं। ये सुनकर एल्डर ली हुआ काफी ज्यादा हंसने लगे। वो कहते हैं कि फुइन तो हमेशा मेरे साथ बेट लगाया करता है ताकि मुझे लूट पाए। तभी पैट्रियार्क ने मास्टर फुइन का स्पिरिचुअल ब्रश ली हुआ को सौंप दिया। वो कहती है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम इस स्पिरिचुअल ब्रश को उनकी याद समझकर रख लेना। मास्टर ली हुआ को तो एल्डर फुइन की मौत से बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो कहते हैं कि अब तो मैं अपने दोस्त का एहसान भी चुका नहीं पाऊंगा। इधर मास्टर ली हुआ का पाइथन दुश्मनों के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। वहीं पर मास्टर ली हुआ बस पैट्रियार्क को प्यार से देख रहे थे। वो कहते सीनियर, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शोर है, तो मैं एक बात ओपन करता हूँ, चलो अब यहाँ से घर जाने का वक्त हो चुका है। तो पैट्रियार्क भी इसके लिए राजी हो गई। वो कहती हाँ, मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाना चाहती हूँ। अब ये दोनों वहाँ से निकल पड़े। उन्होंने अपने पावर्स को भी एक्टिवेट किया था और फिर वहाँ पर पपेट, हांगफिन, कूला और इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम हानली को देख पाते हैं। वो हांगफिन के रेड स्मोक के अटैक से बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके चलते उसे चक्कर आने लगे। उसे अपने सामने दो लोग नजर आ रहे थे, मगर उसी वक्त हानली बेहोश होकर नीचे गिर गया। हानली और जैंग सीधा एक रिवर में जाकर गिर गए थे और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हानली को होश आ चुका है। उसने तो आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने खंजर को बाहर निकाल लिया, मगर वो देख
देखता है कि वहाँ पर उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। सॉन्गफिंग कह रहा था कि चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, और हाँ इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैंने नहीं बल्कि जोंग ने किया है। वैसे तुम दोनों यहाँ पर अकेले अकेले क्या करने आए थे? और हाँ ये बंदा कौन है? जब से हम मिले हैं इसने हमारे साथ जरा भी हंसकर बात नहीं की, ये तो बस तुम्हें गार्ड करने में लगा हुआ था। तब तक जोंग भी वहाँ पर आ जाती है। हानली इन दोनों को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, जिसके बाद हानली उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था ये सब इन लोगों को बता देता है। सॉन्गमिंग तो इन डिमोनिक कल्टीवेटर्स पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, मगर फिलहाल वो खुद ही इतना घायल था कि किसी के साथ फाइट करना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जोंग कहती कि हमारी येलो मैपल वैली तो डिस्ट्रॉय हो गई और डीमन सेक्ट के लोग हमारी बची हुई डिसाइपल्स को जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अब हमारे पास तो कोई घर भी नहीं रहा जहाँ जाकर हम सेटल हो जाए। उसी वक्त हानली को ये भी पता चला कि वो 3 दिनों तक बेहोश था, तो घबराते हुए इन लोगों से मास्टर ली हुआ और रेड विस्क के बारे में पूछने लगा, मगर जोंग और सॉन्गमिंग के पास तो उनकी कोई खबर ही नहीं थी, जिसके चलते हानली अब और ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि जब मैं मास्टर से मिला था उस वक्त तो डिमोनिक फैक्शन के लोगों के साथ अकेले ही फाइट करने गए। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।